नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। बच्चों की दुनिया कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और आज एक बहुत ही खूबसूरत विषय पर आज हम वार्ता करने वाले हैं। इस वक्त दोस्तों हम देहरादून में मौजूद हैं। देहरादून से सीधे आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद कुमारी जी, जिनको हम प्यार से प्रीति भी कहते हैं। यहाँ पर SGRR स्कूल में एक शिक्षिका हैं, हिंदी की, नेट क्वालिफाइड हैं। एक बहुत लंबा करियर उनका जर्नलिस्ट का रहा है, वो पत्रकार रही हैं। बहुत बेहतरीन लेखनी उनकी है, लिखते पढ़ते रहती हैं। उनका बेटा है अयान, जिसको पिछले 2-3 घंटे से मैं वॉच कर रही हूँ कि उसकी जो पूरी परवरिश है वो किस तरह से माँ के साथ घर में किचन में हाथ बटा रहे हैं और बड़े शांत नेचर के अयान हैं। तो इतनी खूबसूरत परवरिश बेटे की कैसे हम एक अच्छी पेरेंटिंग करें, आज हम उस पर बात करेंगे। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सुनने वालों को भी मेरी ओर से नमस्कार। प्रीति जी, इतनी खूबसूरत परवरिश आपने की है और आज का जो वक्त है हमारा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छी पेरेंटिंग हो। भले ही हम महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है उसके लिए हमें लड़कों को, आने वाली पीढ़ी को सेंसिटाइज करना है। एक तो वो लेवल है, दूसरा घर में जो काम के बंटवारे हैं वो बच्चे लगातार देखते हैं कि माँ लगातार किचन में होती है या तमाम सारे काम कर रही होती है और पिता आराम कर रहे होते हैं, या बाहर के काम के अलावा उनके पास घर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो उनकी अब ब्रिंगिंग भी उसी तरह से होती है। लेकिन आज उस ढर्रे को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वर्किंग वुमेन आज हो गई हैं। तो आपने उस ढर्रे को काफी हद तक चेंज किया है। एक ही आपका बेटा है, आप चाहती तो बहुत लाडले तरीके से उसके साथ सर आंखों पे बिठा के उसको कर सकती थी, लेकिन आप उसको उतना ही प्यार भी दे रही हैं। और वो आपने बताया कि आपको बुखार आया था तो उसने लगातार किचन में रोटियां बनाई हैं और आप सबको खिलाया है। तो इतना प्यारी परवरिश आपने कैसे बच्चे को दी? हम चाहते हैं कि ये नुस्खा जो है, ये रामबाण औषधि जो है, ये हालांकि किसी डोज में नहीं दी जा सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे तमाम लिसनर्स के साथ में आप इस चीजों को साझा करें। जी, बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। ये तो नुस्खा तो मेरे पास भी कोई नहीं है, लेकिन ये मुझे ज़रूर लगता है कि जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ या मैं अपने घर में या अपने आसपास समाज में सब जगह मैं भी देखती हूँ, तो मुझे ये बहुत गंभीरता से लगता है पढ़ाते हुए भी कि हमें अच्छी पेरेंटिंग सीखने की और सिखाने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को पढ़ाते हुए भी मैं बहुत बार जब उनसे बातचीत होती है, जब उनकी घर की समस्याओं को हम जान पाते हैं या हम उनका व्यवहार ही देखते हैं, हम भी देख के भी हमें अंदाज़ा होता है कि बच्चा किस तरह का व्यवहार कर रहा है। खासकर लड़के हो या लड़कियां, अब इसमें कोई बहुत बड़ा, शहरों में तो ऐसा अंतर लगता नहीं है, उनका व्यवहार लगभग एक जैसा होता जा रहा है। ठीक है कि लड़कियां थोड़ी गंभीर होती हैं, थोड़ा जल्दी सीखती हैं, और लड़के उसकी तुलना में उन्हें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो हमारे समाज के का पालन पोषण का भी दोष है। इसी तरह का पालन पोषण हम लोग अपने समाज में देखते हैं, जहाँ लड़कियों को तो जिम्मेदारियाँ जल्दी सिखाई जाती हैं और लड़कों के मामले में हम ये मान लेते हैं कि वो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं और बड़े होकर वो माँ बाप का सहारा बनेंगे, बस इतना ही। हम ये नहीं देखते कि जब वो बच्चे बड़े होंगे तो कोई जादू की छड़ी नहीं हम घुमा सकते कि जिससे वो रातों रात सब कुछ सीख जाएंगे। वो जो उनकी ट्रेनिंग है, जो बच्चों को सिखाना है, जिम्मेदारियां जो देनी है, तो वो बराबर देनी है। उसमें हमें ये समझना होगा कि हम अपने घर में लड़का लड़की का भेदभाव नहीं करें। अगर हम आज ये कर रहे हैं और कल हम उसी बेटे से उम्मीद करें कि वो माँ की मदद करेगा या वो कल को अपनी पत्नी की मदद करेगा जब वो और बड़ा हो जाएगा, जब उसका अपना परिवार होगा, तो अब समय बदल रहा है। अब आज की लड़कियां जो पढ़ लिख रही हैं, कल जब वो पत्नियां बनेंगी तो वो काम भी करेंगी, नौकरी करेंगी या जो भी कुछ कर रही होंगी या नहीं भी कर रही होंगी, तो मैं समझती हूँ कि नहीं भी कर रही हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो घर में ही खटती रहें। घर के काम तो सबकी जिम्मेदारी है और सभी की जिम्मेदारी होनी भी चाहिए। तो ये ट्रेनिंग हमें शुरू से लड़के लड़की का भेदभाव ना करते हुए दोनों को एक जैसा मनुष्य समझते हुए देनी चाहिए। और इसमें माता पिता दोनों की भूमिका है, पर मैं समझती हूँ माँ की भूमिका बहुत ज़्यादा है और उसे और ज़्यादा सजग होकर इस भूमिका को निभाना भी चाहिए। वो ये भेदभाव ना करे, क्योंकि छोटा बच्चा आखिर कहाँ से सीखता है? वो हम ही से सीख रहा है। जब वो अपने घर में देखता है कि ऐसा भेदभाव है, उसकी माँ तो अगर नौकरी करती है तो नौकरी भी कर रही है, घर भी देख रही है और सारी जिम्मेदारियाँ उसी की हैं। पिता भी काम तो करते ही होते हैं आमतौर से,
लेकिन बाहर काम करने के बाद एक तरह से उनकी जिम्मेदारी अगर नहीं है, वो घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा वैसा पालन पोषण देख रहा है। तो अगर हम भी उसे यही सिखा रहे हैं, हम एक माँ के रूप में जो हम खुद दिक्कत अगर झेल रहे हैं कि हमारे पति हमारा सहयोग नहीं करते, और फिर हम अपने बेटे को वही सिखा रहे हैं, तो फिर हम कैसे कल को उम्मीद करेंगे कि वो बेटा मेरी एक माँ की या अपनी पत्नी की कल को मदद करेगा। तो अच्छा पॉइंट आपने बताया कि जब हम खुद उस चीज को सफर करें तो एटलीस्ट हम आगे की जनरेशन में उसको रोकें, एक नई संस्कृति हम वहां पर दें। ये मुझे बहुत गंभीरता से लगता है कि आज की माओं को, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो शहर में रहती हैं, गांव में रहती हैं, नौकरी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, किसी भी काम को कम ज्यादा तो नहीं समझ सकते। घर के काम भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है और उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो इसको समझते हुए सजग होकर माएँ भी अगर अपने बेटों का पालन पोषण इस तरह से करें कि जिसमें वो भेदभाव ना करें, जिसमें वो लड़कों को भी छोटे होते से ही काम की जिम्मेदारियां दें, थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। जब आपका बच्चा छोटा है तो अगर आप उसे ये भी कहते हैं, आपने चाय पी और आप उसे कहते हैं कि ये बर्तन किचन में रखाओ, तो मैं नहीं समझती कि बच्चा इतना काम नहीं कर सकता, कर ही सकता है। लेकिन इतने से वो ये जिम्मेदारी भी सीखता है कि काम उसने करना है। तो हम छोटे छोटे कामों से उस ट्रे को आप रख सकते हैं, लेकिन आप सायास रूप से बच्चे को रखने के लिए बोलेंगे। हाँ, और बोले हैबिट में बना। हाँ, मैं सभी माओं को, पिताओं को भी, इसमें क्या भेदभाव है, लेकिन माँ, क्योंकि माओं पे हमारा समाज ही ऐसा है, यहाँ माओं पे ज्यादा जिम्मेदारी आती ही है। और जब बच्चा छोटा होता है वो माँ के ज्यादा नजदीक होता है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि हम बच्चे को जन्म देते हैं, हम उसे दूध पिलाते हैं, और कहना चाहिए कि 3-4 साल का होने तक बच्चा माँ के अधिक नजदीक रहता है, और उसके बाद भी ये एक स्वाभाविक बॉन्डिंग हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन फिर माओं को इसी अपनी, कहना चाहिए कि इस प्राकृतिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए और सजग होकर पालन पोषण करने की, लड़कों का खासकर, इसकी जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि वो शुरू से ही, भेदभाव तो मन में आना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, मन में ही और व्यवहार में भी। कई बार ऐसा होता है कि हम मन में तो सोचते हैं, हमारे विचार होते हैं ऐसे कि हम किसी भेदभाव को नहीं मानते, लेकिन अनजाने रूप में ही कर वही रहे होते हैं। जब हम जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं तो कर तो वही रहे हैं। तो इसलिए अपने घर में, घर से शुरुआत करें और लड़के लड़की के भेदभाव को खत्म करें। अगर आपके परिवार में केवल लड़का है, जैसा कि मेरे पास एक लड़का ही है, या एक लड़का एक लड़की है, या दोनों लड़के हैं, तो आप उनको भी उसी तरह से सिखाएं कि घर के काम उनकी उसी तरह से जिम्मेदारी है जैसे कि उनकी माँ की, उनकी बहन की, या उनके परिवार की किसी भी महिला की है। अगर घर में भाई बहन हैं तो मुझे लगता है कि और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि माएँ क्या करती हैं, बेटी को तो अपने साथ ले लेती हैं, कुछ न कुछ कराना शुरू कर देती हैं बेटियों से, पहले से ही झाड़ू लगवा लिया, लेकिन बेटा बिल्कुल राजा की तरह रह रहा होता है। और कई बार बेटा छोटा भी होता है तो बड़ी बहन को मार रहा होता है। ये भी हमने देखा कि दबंगई छोटे की चलती है जबकि वो उम्र में छोटा है। तो ये सब भी आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे एक माँ को डील करना चाहिए कि अगर 2 भाई बहन घर में हैं तो कैसे वो भाई से भी काम ले, बहन से भी काम। हाँ बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है कि माँ को थोड़ा सजग रहकर कि वो अपने घर में, अपने परिवार में ऐसे भेदभाव को शुरू ना करे और होने ना दे। केवल शुरू करना ही नहीं, तो थोड़ा सजग रहकर इस बात का ध्यान रखते हुए कि वो, उसके घर में अगर एक बेटा एक बेटी है तो वो आपस में ऐसा तो नहीं हो रहा, या माँ से ऐसा तो नहीं हो जा रहा कि वो बेटी को ज्यादा काम दे रही है और बेटे को नहीं दे रही कोई भी जिम्मेदारी। या फिर बेटा क्या पता आपके घर से नहीं तो आस पड़ोस से, अपने समाज से, माहौल से सीख रहा हो कि उसे लगे कि भाई मैं तो लड़का हूँ और इसलिए मैंने तो ये काम नहीं करने। तो उस समय वो समाज से तो सीख के आएगा, उसके दोस्त उसको चिढ़ाना शुरू कर देंगे, अरे देख तू तो घर पे झाड़ू लगाता है यार, या ये काम करता है। तो उस समय हमें ही समझाना है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको हम फिर, हालांकि ये हमारे ऊपर तो निर्भर है ही, और हमें तो अपने बच्चे को समझाना ही होगा कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, और समाज में है तो गलत है। बेशक हमें उससे बात करनी होगी, हमारे समाज में सब कुछ अच्छा नहीं है, अच्छा भी है तो बुरा भी है, तो उस बुराई की समझ भी देनी होगी कि भाई ये एक गलत परंपरा है, ये एक गलत प्रैक्टिस है, और इसको अब सजग होकर रोकने की जरूरत है। हम क्यों इसको जारी रखें? आप अपने बेटे को ये बात कर सकते हैं, खुल के बात कीजिए, दिक्कत क्या है।
अमूमन प्रीति जी घर पे क्या होता है कि बेटा है तो अरे जा बेटा दुकान से जरा साबुन लिया या कुछ खत्म हो गया, दूध लिया, है ना, तो आप बेटी को कभी नहीं भेजते, बेटा अक्सर जा रहा होता है। और तो ये जो मिथ है कि ये काम ये कर सकता है, जैसे झाड़ू लगाने के लिए हम अक्सर बच्चों को बेटे को नहीं देते हैं, बर्तन धोने के लिए बेटे को नहीं देते हैं, जो कुछ खास इस तरह के काम है कि नहीं ये तो बेटा करेगा तो उसकी इंसल्ट होगी, इस तरह का कुछ खास एक भाव होता है। नहीं, ये यही बात है जो हम खुद अपने पतियों को भी रोकते हैं करने को, अरे नहीं झाड़ू में लगा लूंगी, अरे पोछा हम लगा लेंगे, आप सब्जी काट दो। हाँ, तो यही बात है, ये हमें पहले अपने मन से भी ये चीजें निकालनी होंगी कि कामों में कोई भेदभाव है, कोई काम बड़ा या छोटा है, या ये बंटवारा कि कोई काम महिला करेगी कोई पुरुष करेगा। जो काम जो व्यक्ति करना शुरू कर देगा बेशक वो निपुण तो हो ही जाएगा उस काम में। अगर हम झाड़ू पोछा लगा रहे हैं तो हम बहुत अच्छा झाड़ू पोछा लगाएंगे ही, वो भी एक, है ना। हाँ, वो भी एक कारण बन जाता है, और कारण भी बन जाता है, एक तारीफ भी होती है, लेकिन फिर ये कारण बन जाता है। फिर हमें ही लगने लगता है कि अगर मैं अपने बेटे को या अपने पति को कहूंगी तो वो तो अच्छा नहीं करेंगे, साफ नहीं होगा, झाड़ू पोछा लगा के भी लगे जैसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो अक्सर करती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना है। एक दिन अच्छा साफ नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, एक हफ्ता अच्छा नहीं होगा, फिर वो अच्छा भी करने लगेंगे। हम भी कोई जादू से तो अच्छा करने नहीं लगे थे, हमने जब शुरू किया तो हमने भी ऐसे ही किया होगा, अच्छा नहीं किया होगा पहले दिन, दूसरे दिन, फिर चौथे दिन, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद हमने उसे अच्छे से करना सीखा होगा। तो उतना पेशेंस रखते हुए कि हाँ भाई ये भी पहले पहले अच्छा नहीं करेंगे। मेरे बेटे ने भी जब पहले पहले रोटियां बनाई, उसने टेढ़ी मेढ़ी बनाई, है ना, उसने उतना अच्छा नहीं किया, बहुत फैला दिया, किचन में काम भी फैल गया। लेकिन फिर ये धीरे धीरे उसको समझाया मैंने कि ये एक काम करना है तो दूसरा फैलाना नहीं है। जब आप काम कर रहे हैं तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। टेढ़ी मेढ़ी की तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आ जाएगा। पहले पहले कोई भी, चाहे लड़की है या लड़का, जो भी रोटी बनाएगा वो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी ही, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन वो तो उसको ऐसे ही समझाया कि भाई कोई बात नहीं बेटा, अगले दिन बनाओगे, फिर अगले दिन बनाओगे, फिर 3-4 दिन बाद आपकी गोल भी बनने लगेंगी, ठीक बनने लगेंगी, और वो बनने भी लगी। लेकिन जब वो उसने जो काम फैलाया वो भी उसको धीरे धीरे समझाया कि बेटा जब आपने रोटियां बना ली तो आपने इस सारी चीज़ों को संभालना भी है। ये जो आटा जो आसपास गिर गया है कैसे ध्यान से बनाना है कि ये नहीं गिरे, या गिर गया है तो आपने इसके बाद में साफ भी करना है, ये मम्मी के लिए, और नहीं फैला देना काम। तो ये तो हमें थोड़ा पेशेंस रखकर और थोड़ा जागरूक होकर कि लड़के से भी काम कराने हैं। और जिनके घरों में अगर लड़का लड़की दोनों हैं तो मैं कहूँगी कि माँ को जागरूक होकर कि कभी वो वही काम लड़के को दें और कभी लड़की को दें, अदल बदल के आप काम करा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। कभी आपने लड़के को भेजा दुकान पे तो कभी आप लड़की को भेज दीजिए। कभी आपने लड़की को बोला कि वो घर की सफाई कर दे, झाड़ फूंक कर दे, तो कभी लड़के को बोलिए कि आज आप करोगे बेटा, या बारी बारी से जिम्मेदारी दे सकते हैं कि सोमवार को आप करेंगे, मंगलवार को आप करेंगे। कमरा साफ करने के लिए बोल दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना कमरा, अपनी चीजें, कि आप स्कूल से आए हैं तो आप अपना बैग, अपनी किताबें, अपने जूते, ये सब अपने आप ठीक से रखेंगे, ठिकाने से रखेंगे। हाँ, धो लें अपने कपड़े, हाँ अपना रुमाल धो लें, है ना। छोटी मोटी चीजों से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे कामों से, जैसे मैंने की। मतलब मेरे पास भी ऐसा कोई गुरु मंत्र या कोई ऐसा तो है नहीं, लेकिन अपने आसपास से, या शायद नौकरी की वजह से कि मैं नौकरी कर रही थी तो मुझे ऐसी ज़रूरत तो थी ही कि जो भी परिवार में लोग हैं वो मददगार हों, अकेली मेरी ही जिम्मेदारी ना हो, और बेटा भी सीखे। ये भी एक मेरे दिमाग में तो हमेशा था, मेरे मन में हमेशा था कि इसको सब कुछ सीखना ही है और सीखना ही चाहिए। ऐसा भेदभाव जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे, अगर मैं खुद ही कर रही हूँ तो मुझे किसी को कहने का क्या अधिकार है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अपने घर में नहीं सिखा रही तो फिर मैं समझती हूँ कि मुझे कहना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए वो सजग प्रयास किए गए, बेटे को थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां देकर छोटी उम्र से ही। इसी तरह की चीजें कि आप अपनी, वो स्कूल से आता था, अपना काम करता था, तो मैं बोलती थी कि वापस अपने बेटे अपने पेंसिलें, अपनी ये चीजें जो भी है इसको संभालो, वापस से तुमने खुद रखनी है, मैं तुम्हारा बैग नहीं लगाऊंगी, है ना। इसी तरह धीरे धीरे जूते, कि आप अपने जूते बाहर रख के आओ जहाँ जूते रखने की जगह है, या अपनी मैले कपड़े हैं तो उनको वॉशिंग मशीन में रख के आओ। उतना तो इससे बच्चे जिम्मेदारियां सीखते हैं। हम ये ना सोचे कि ये छोटा सा काम है, वो काम छोटा ही है ना, लेकिन जब हम बेटों को ये बात बोलते हैं तो वो जिम्मेदारी सीखता है। बिल्कुल। हमारे एक मित्र थे, पिछले दिनों अमेरिका से लौटे थे, तो उन्होंने बताया, उन्होंने फोटो भी दिखाई, उनका बच्चा जिस स्कूल में जाता है, क्रैश में भी जाता है, तो वहाँ बाकायदा बच्चों को सब्जी काटने की, नींबू काटने की, चाकू चलाने की प्रैक्टिस दी जा रही थी क्रैश में या स्कूल में।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी, है, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत कमाल की बात है। ये तो मुझे बहुत हमेशा लगता है, ये मैंने भी इसके बारे में, मुझे अब याद नहीं है, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि यूरोप के कुछ देशों में पेरेंटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये मुझे बहुत गंभीरता से लगता है जब मैं अपने स्कूल में पढ़ाती हूँ और बच्चों का व्यवहार देखती हूँ, खासकर लड़कों का, कि वो किस तरह से उनकी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार होता है। जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं, मैं क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उस समय तक आते आते तो वो बच्चे बिल्कुल फिर ऐसे हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से काम नहीं किया, तो उनके मन में काम के प्रति कोई सम्मान ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं कि मेहनत क्या होती है। वो अपनी, इतने बड़े बच्चे 11वीं 12वीं के बच्चे अपनी मैली यूनिफॉर्म पहनकर या गंदे जूते पहनकर आ जाते हैं। तो मैं कई बार बोलती हूँ, डांट भी देती हूँ कि आप तो इतने बड़े हो गए हैं, आपने जूते आप खुद धो सकते थे, इसमें क्या दिक्कत है? क्या मतलब उनका क्या जवाब होता है लड़कों का कि मम्मी नहीं थी घर पे, मम्मी कहीं गई हुई थी। तो मतलब इतना बड़ा बच्चा ये जवाब कैसे दे रहा है? क्या वो अपना एक शर्ट नहीं धो सकता, अपनी पैंट शर्ट नहीं धो सकता था, या जूते नहीं धो सकता था? तो अगर माता पिता ने ये नहीं सिखाया है तो स्कूलों की जिम्मेदारी बिल्कुल है, मैं समझती हूँ। स्कूलों को जरूर इस तरह से संवेदनशील होकर कि भाई जो व्यवहारिक चीजें हैं, जो हमें रोजमर्रा के जीवन में जो हमारे काम आनी हैं, और जिस वजह से हमारे समाज में भी बहुत दिक्कतें होती हैं और असंवेदनशीलता होती है महिलाओं के प्रति, वो यहीं से होती है। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखें, हम लड़कों को भी स्कूल में इस बात को थोड़ा बातचीत करें लगातार इन मुद्दों पे, और समझाएं भी कि ये जब आपकी माँ धो सकती है और वो छोटी नहीं हो गई ऐसा काम करके, तो आप भी छोटे नहीं हो जाएंगे। और दूसरी बात, जहाँ प्रोफेशन की बात आती है, फिर तो आदमी ही कर रहे हैं, फिर तो आदमी जब फिर आदमी शेफ होता है होटलों में, हाँ, कैटरिंग के बिजनेस में सारे आदमी है, हलवाई सारे आदमी है, बना रहे हैं। और अगर कपड़े भी धोबी जो है, तब क्योंकि पैसा मिलता है, उससे घर चलता है, तब तो उन्हें शर्म नहीं आती धोने में। तब तो हमारे समाज को ऐसे नहीं लगता कि एक पुरुष कैसे ये काम कर रहा है। सारे आमतौर से शेफ मैंने पुरुष ही देखे हैं, बहुत कम देखी है महिलाएं। वैसे ये महिलाओं का क्षेत्र है। ये भी मतलब स्वादिष्ट खाना बनाना एक तरह से उन्हीं की, उनको इसके सर्टिफिकेट मिले रहते हैं। तो अगर जब इसका पैसा मिलना है फिर पुरुष कर सकता है, वहां शर्म की बात नहीं है, तो घर में क्यों शर्म की बात है? जी 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 जी। ये सोच तो हमें बदलनी ही होगी, और स्कूलों की बहुत बड़ी भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि बच्चे ना अपने टीचर से बड़े इम्प्रेसिव रहते हैं, और बड़ा मतलब फॉलो करते हैं मैम को अपनी। तो अगर स्कूल की मैम लोग ये संदेश दें कि घर जाके अपनी माँ की हेल्प कैसे करनी है, ये भी एक छोटा सा उसका हिस्सा हो, तो इससे बहुत मदद मिलेगी। बहुत मदद मिलेगी बेशक। पर इसमें दिक्कत यही है कि अगर अध्यापक अध्यापिकाएं खुद इसको लेके सजग नहीं है, दिक्कत ये भी है, क्योंकि हम भी उसी समाज से आते हैं, हमारे अध्यापक भी उसी समाज से आते हैं। वो खुद ही इतने सजग नहीं है, वो अपने घरों में काम नहीं करते, तो उन्हें खुद ही ट्रेनिंग है, हाँ, और उन्हें खुद ही यही ट्रेनिंग है। हालांकि इसकी वजह से सब झेलते हैं, सबको दिक्कत आती है, स्कूलों में भी दिक्कत आती है, माता पिता को बहुत दिक्कत आती है, वो आके रोज हमसे बातें करते हैं। तो मैं या जो भी इस तरह के अध्यापक, हम लोग तो बोलते हैं कि आप जिम्मेदारी दीजिए बच्चे को, सब तरह की जिम्मेदारी दीजिए, ये मत समझिए ऐसा भेदभाव मत सिखाइए, और बच्चे को काम की जिम्मेदारी जरूर दीजिए। क्योंकि बच्चे ने जब अपने हाथ से काम नहीं किया है तो वो किसी के काम की इज्जत नहीं करेगा, और माँ के काम की तो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर उसने बर्तन नहीं मांजे हैं घर में, अगर उसने कभी पोछा नहीं लगाया है, अगर उस लड़के ने कभी अपना रुमाल भी नहीं धोया है, जूते नहीं धोए हैं, या किसी भी तरह का, तो वो माँ की और माँ के काम का सम्मान करना कभी सीखेगा ही नहीं सीख सकता। और आने वाले समय में एक दिन वो बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, वो पत्नी से भी ऐसी उम्मीद करेगा। और आगे क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी 8-10 साल बाद फिर क्या यही चीजें चलती रहेंगी और फिर झगड़े होंगे, पति पत्नियों की कैसे निभेगी? बिल्कुल, उसका एक साक्षात उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि महिला आयोग की अध्यक्ष का अभी मैंने हाल में इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि विवाह के बाद 1 हफ्ता नहीं टिक रही हैं शादियां। हाँ, तो ये सब हाँ, वही है, बिल्कुल। लड़की की जो परवरिश हम कर रहे हैं वो भी बिल्कुल लड़के की तरह कर रहे हैं। आज भी भेदभाव उस तरह का नहीं है। तो लेकिन जब ससुराल वो लड़की जाती है तो तब भेदभाव शुरू हो जाता है, क्योंकि तब वो एक बहू की तरह, एक पत्नी की तरह उससे उम्मीदें की जाती हैं। जी बिल्कुल। तो फिर वो बर्दाश्त क्यों करे? उसने तो ऐसा माहौल मायके में देखा ही नहीं है। तो मुझे लगता है प्रीति जी, इस पे हम दूसरे एपिसोड में बात करते हैं, क्योंकि आप इसके भी एक्सपर्ट हैं, आप इन पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से सुझाव दे सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हम इन चीजों को अच्छा करें, आने वाले समय की जो शादियां हैं, जो कैसे
कैसे हम एक कपल्स के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं। तो बच्चों पर, पेरेंटिंग पर बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी। चलते चलते कोई संदेश आपका हो, कुछ और आप कहना चाहें? हाँ, मुझे लगता है कि स्कूलों को थोड़ी थोड़ी कुछ वर्कशॉप जैसा करना चाहिए, क्योंकि हमारी शिक्षा का हिस्सा नहीं है ये चीज़ें कि पेरेंटिंग कैसे करें जब आप बड़े हो जाएं, जब आप माता पिता बने तो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को कैसे संभालना है। तो ये मुझे तो बहुत गंभीरता से लगता है कि पाठ्यक्रम का हिस्सा भी होना चाहिए। अब मैं भी इतनी निपुण नहीं हूँ, इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं सलाह दूं कि स्कूल के पाठ्यक्रम या कॉलेज के पाठ्यक्रम में, तो ये तो और ज़्यादा जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं उनसे बात की जा सकती है। लेकिन इसको हिस्सा बनाना चाहिए, चाहे कॉलेज में या स्कूल में। और अभी जो हमारे सामने जो दिक्कतें हैं स्कूलों में, तो उसको लेके मुझे लगता है कि स्कूलों को माता पिता की कुछ वर्कशॉप्स करनी चाहिए, जिसमें वो माता पिता को इन्हीं चीज़ों को लेके जागरूक करें कि कैसे वो अपने घर के माहौल को अच्छा रखें, ताकि बच्चा एक अच्छे माहौल में पल के अच्छा इंसान बने। और स्कूल भी उसमें मदद कर सकता है, कैसे आपने इस भेदभाव के बिना अपने बच्चों को पालना है। और हम स्कूल क्या जोर देते हैं कि होमवर्क, आप केवल होमवर्क पे जोर देंगे, आप केवल ये सिखाएंगे कि आपने बच्चे को पढ़ाना कैसे है, तो पढ़ाई से वो एक हद तक ही अच्छा इंसान बनेगा, वो पूरे एक माहौल से अच्छा इंसान बनता है, प्रोफेशनल बन सकता है, हाँ, एक अच्छी नौकरी की तरफ जा सकता है। नहीं, शायद कुछ हद तक अच्छा इंसान भी बन सकता है, क्योंकि शिक्षा में भी ऐसी चीजें शामिल हैं जिसकी वजह से, ऐसी कहानियां, ऐसी बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं कि जिसकी वजह से हो सकता है कोई बच्चा प्रभावित हो जाए। होते भी हैं हम कई बार, ऐसी कुछ हमारे दिल को छू जाती है, फिल्म भी छू जाती है, जरूरी नहीं है कि शिक्षा का ही हिस्सा हो। तो उसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल स्कूलों की बहुत बड़ी भूमिका है, उन्हें माता पिता को बुलाकर बात करके, और कैसे अच्छा इंसान ही पढ़ाई में भी अच्छा होगा और अच्छी तरह से पढ़ेगा, तो एक अच्छे समाज को बनाने में एक अच्छे इंसान का कितना बड़ा योगदान है। और वो अच्छे इंसान कैसे बनेंगे, बने बनाए नहीं आते कहीं से, रेडीमेड नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसे समझ के और सजग प्रयासों द्वारा इसको करने की जरूरत है। तो प्रीति जी, बहुत ही शानदार बातें आपने बताई, सुझाव दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तमाम श्रोताओं के साथ अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए, इन बातचीत को सुनने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसे कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। तो आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।